नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता आज उपस्थित हूँ आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियों के साथ। आज मैं आप सबको आदिकाल की मुख्य काव्य प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी। उसके पहले हम आदिकाल के बारे में थोड़ा सा जान लें। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को देखें तो उन्होंने संवत 1050 से संवत 1375 तक के काल को आदिकाल माना है। हालांकि आचार्य शुक्ल ने संवत 1050 से संवत 1375 तक के काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल नाम तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आज के समय में आदिकाल एवं वीरगाथा काल दोनों ही मान्य हैं। आदिकाल का जो समय है वह भारतीय इतिहास का वह युग है जब देश में गृह कलह, पराजय एवं अव्यवस्था व्याप्त थी। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस युग में वैदिक एवं पौराणिक धर्मों के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने आदर्शों से हटने लगे थे। सामाजिक दृष्टि से देखें तो इस युग में जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण आधारित थी। छुआछूत, अंधविश्वास एवं रूढ़ियां समाज में व्याप्त थीं। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो इस युग में संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक लेखन हुआ। ज्योतिष, दर्शन एवं स्मृतियों पर अनेक टीकाएं लिखी गईं। इस युग में हिंदी साहित्य के समानांतर अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर सम्मिलन का काल है। दरअसल आदिकाल साहित्यिक परंपराओं के निर्माण का काल है। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में तो रचनाएं हो ही रही थी, साथ ही अपभ्रंश से धीरे धीरे मुक्त होती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। अपभ्रंश साहित्य की परंपरा परवर्ती हिंदी साहित्य में जीवित मिलती है। इस काल में अनेक स्वतंत्र परंपराओं का उदय भी हुआ। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के दो रूप हैं। एक वर्ग में वे रचनाएं हैं जिनकी भाषा अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, और दूसरे वर्ग में वे रचनाएं हैं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं। अपभ्रंश से प्रभावित रचनाओं में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि प्रमुख हैं, और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाओं में बीसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो एवं खुसरो की पहेलियां आदि प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहने से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध प्राप्त किया जा सकता है, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के बीज हम खोज सकते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप बाद के साहित्य में देखने को मिलता है। आदिकाल की मुख्य काव्य प्रवृत्तियों को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। आदिकाल की पहली मुख्य काव्य प्रवृत्ति है पश्चिमी अंचल का साहित्य एवं पूर्वी अंचल का साहित्य। तो आदिकाल का संपूर्ण साहित्य भारतीय जीवन के संक्रांति काल में निर्मित हुआ है। स्थान भेद के आधार पर इस युग का साहित्य दो आयामों में विकसित हुआ है, पश्चिमी अंचल का साहित्य और पूर्वी अंचल का साहित्य। पश्चिमी अंचल में शौर्य और विलासिता से पूर्ण सामंती जीवन का परिवेश विद्यमान था। अतः इस क्षेत्र की कृतियों में राजस्तुति, ऐतिहासिक, वीर और श्रृंगार की प्रवृत्तियां मिलती हैं। जैन धर्म का क्षेत्र होने के कारण इस अंचल की रचनाओं में जैन धर्म का भी विवेचन, विश्लेषण उपलब्ध होता है। पश्चिमी अंचल में चरित और प्रशस्ति प्रधान काव्यों की भी रचना हुई। पूर्वी अंचल में बौद्ध धर्म के निरंतर परिवर्तन का प्रभाव सिद्ध साहित्य में दिखाई पड़ता है।
सिद्धों तथा सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नाथों तथा नाथ साहित्य का भी प्रादुर्भाव इसमें हुआ। आदिकाल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा एवं राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव। इस काल की जो रचनाएं हैं उसमें आश्रयदाता राजाओं की जिस तरह से प्रशंसा की गई है उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव देखने को मिलता है। ये जो आदिकाल है उसकी विभिन्न परिस्थितियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे यह पता चलता है कि इस युग में केंद्रीय शक्ति का पूर्णतः अभाव था, जिसके कारण सभी राज्य अपने को स्वतंत्र समझकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बराबर चेष्टा करते रहते थे। राजनीतिक विशृंखलता ने आपसी एकता को नष्ट कर दिया था। ऐसी स्थिति में जो चारण कवि थे वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे, उसमें उमंग भरना चाहते थे, इसलिए प्रशंसा करते थे। लेकिन आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा तो करते थे पर उस प्रशंसा में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। आदिकाल की तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है वीर रस का प्राधान्य। इस काल की जो रचनाएं हैं वो वीर रस से ओतप्रोत हैं और उस समय की परिस्थितियों ने कवियों को बाध्य कर दिया था कि वे वीर रस की कविताओं का सर्जन करें। कवि अपने आश्रयदाता के आश्रय में पलते थे और उनके आश्रयदाता बाह्य आक्रामक शक्तियों से लोहा लेते रहते थे। अतः कवियों की वाणी अपने आश्रयदाताओं में उत्साह की प्रतिष्ठा करने में लगी हुई थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस काल की तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है वीर रस का प्राधान्य। इस काल की अगली मुख्य प्रवृत्ति है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार का वर्णन। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार का भी अद्भुत वर्णन है। इस काल में जो राजपूत राजा थे वे परस्पर युद्ध करते थे, तो युद्ध का जो कारण होता था वो स्त्रियां होती थी। तो इन नारियों जो स्त्रियां थी उनके सौंदर्य का वर्णन वीर रस के वर्णन के साथ साथ चारण कवियों ने किया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वीर रस के साथ साथ इस युग में श्रृंगार रस का वर्णन है और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन करना एक प्रवृत्ति बन गई थी। भले ही जो काव्य की नायिका है वो कल्पित क्यों ना हो, लेकिन वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन करना अनिवार्य सा हो गया था। इस काल की अगली मुख्य प्रवृत्ति है संदिग्ध रचनाओं का प्राचुर्य। अगर इस काल की रचनाओं को देखें तो प्रामाणिकता की कसौटी पर ये खरी नहीं उतरती हैं। इस काल की अगली मुख्य प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल में जो वीर गाथा काव्य लिखे गए हैं उसमें चरित नायकों का चरित्र अंकित है और इसमें केवल उनकी प्रशंसा का ही वर्णन मिलता है। युद्ध आदि का वास्तविक वर्णन इन रचनाओं में नहीं मिलता और इतिहास की दृष्टि से इनका वर्णन खरा नहीं है। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का प्राधान्य है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शैली में इन कवियों ने चरित नायकों का कीर्तिगान किया है, यश गाया है और इसका परिणाम यह हुआ कि अतिशयोक्ति एवं कल्पना के कारण इन काव्यों में इतिहास का वास्तविक अंश नहीं आ पाया है। इस काल की अगली मुख्य प्रवृत्ति है युद्धों का यथार्थ वर्णन। चूंकि इस काल में वीर काव्य अधिक लिखे गए तो वीर काव्यों का प्रमुख विषय युद्धों का यथार्थ चित्रण है। वीर रस से ओतप्रोत पदावली में जिस भाव को भरने की चेष्टा की गई है वह अद्वितीय है और इस काल के जो वीर गाथा कालीन कवि थे वो केवल मसीह लेखनी को ही अपनी जीविका का साधन नहीं समझते थे, आवश्यकता पड़ने पर वे शस्त्र भी धारण करते थे। इसलिए जो युद्ध के वर्णन इसमें चित्रित हैं वे यथार्थ हैं। इस काल की अगली मुख्य प्रवृत्ति है रासों ग्रंथों का निर्माण। चूंकि इस काल में वीर गाथा काव्य लिखे गए और सभी वीर गाथाएं रासों नाम से जुड़ी हैं, उनके नाम के पीछे रासो शब्द लगा हुआ है। इस रासों का संबंध रहस्य अथवा रसायन शब्द से लगाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने रासों का संबंध रसायन से स्थापित किया है
रासों का संबंध मूल रूप से रासक से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार घोटक से घोड़ा या घोड़ो, ब्रज भाषा में घोड़ो शब्द का विकास हुआ, उसी प्रकार रासक से रासो या रासा का विकास हुआ होगा, ऐसी मान्यता है। इस काल की अगली एक मुख्य प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति का चित्रण इस काल की रचनाओं में प्रमुखता के साथ मिलता है। इस काल के साहित्य में हम देखें तो प्रकृति चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में दिखाई पड़ता है। वस्तु वर्णन करते समय नगर, नदी, पर्वत आदि का वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से हुआ है। कहीं कहीं प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन भी मिलता है, पर वह प्रायः उद्दीपन रूप में ही चित्रित है। तीसरे से हम देख रहे हैं कि वीर गाथा काल की यानी आदि काल की रचनाओं में प्रकृति चित्रण हुआ है और यह चित्रण बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। आदिकाल की अगली मुख्य प्रवृत्ति है डिंगल एवं पिंगल भाषा। डिंगल भाषा का प्रयोग और पिंगल भाषा का प्रयोग दोनों का प्रयोग हुआ है। इस समय की राजस्थान की साहित्यिक भाषा का नाम डिंगल था और विद्वान उसी भाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे और यह भाषा वीरत्व के स्वर को मुखरित करने वाली थी। चारण इसी भाषा में अपनी कविताओं को उच्च स्वर में पढ़ते थे ताकि वीरता की अभिव्यक्ति हो। इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिंगल भाषा का प्रयोग इस काल में हो रहा है। उस समय की जो अभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रज भाषा थी वह पिंगल नाम से पुकारी जाती थी और ये पिंगल जो काव्य थे, पिंगल भाषा में रचे गए जो काव्य थे उसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द थे, अरबी और फारसी के शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं। आदिकाल की अगली मुख्य प्रवृत्ति है जनजीवन से संपर्क का अभाव। आदिकाल की रचनाओं में जनजीवन दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कवि थे वो अपने आश्रयदाता के आश्रय में रहते थे और जो वर्णन है वह सामंती जनजीवन का वर्णन है और जो राजाश्रित कवि थे वो आश्रयदाता का दरबार छोड़कर आम जनजीवन से उतना संपर्क नहीं कर पाते थे, अतः उनके काव्य में आम जीवन नहीं है, उस आम जीवन वर्णित नहीं है और जो काव्य लिखे जाते हैं स्वांतः सुखाय, उसके स्थान पर यहाँ पर के काव्य को देखें तो वो स्वामिनः सुखाय के कारण लिखे गए हैं, यानी आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए ही लिखे गए हैं। तो जनजीवन से संपर्क का अभाव है इस काल की रचनाओं में। आदिकाल की अगली काव्य प्रवृत्ति देखें तो वह है विविध छंदों का प्रयोग। इस काल की रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग है। छंदों के प्रयोग जितने विविध रूप में इस काल में हुए हैं अन्य काल में नहीं दिखाई पड़ते हैं। बाद के साहित्य में हम उतने छंद नहीं देख पाते हैं जितने कि आदिकाल के काव्य में देख पाते हैं। दोहा, सोठा, तोमर, तोटक, गाथा, आर्या, सट्टक, रोला, उलाला, कुंडलिया आदि कई प्रकार के छंदों के प्रयोग इस काल में देखने को मिलते हैं और सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रासों के छंद जब बदलते हैं तब श्रोता के चित्त में प्रसंग अनुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। इस काल की अगली मुख्य प्रवृत्ति है प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य, यानी कि इस काल में जो वीर गाथाएं लिखी गई वो अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है और उसमें धीरे धीरे प्रक्षिप्त अंश आकर मिलते गए हैं और उसके कारण उसका मूल रूप सुरक्षित ही नहीं रह गया है। भाषा के विकास के साथ साथ इनका रूप भी बदल गया है और जो प्रक्षिप्त अंश हैं वो घुल मिल गए हैं, अतः ये रचनाएं अप्रामाणिक तो हैं ही, अप्रामाणिक हैं। आज तो इन रचनाओं का रूप इस प्रकार बदल गया है कि इनके प्रक्षिप्त अंश या मूल रूप को पहचानना कठिन है। तो इस तरह से इस काल की रचनाओं में प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य है। तो हमने आदिकाल की मुख्य काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी ली। एक बार मैं फिर से बता दूं आदिकाल की जो मुख्य काव्य प्रवृत्तियां हैं उन्हें। पहली काव्य प्रवृत्ति है पश्चिमी अंचल का साहित्य एवं पूर्वी अंचल का साहित्य। दूसरी काव्य प्रवृत्ति है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा एवं राष्ट्रीय भावना का अभाव। तीसरी वीर रस का प्राधान्य। चौथी काव्य प्रवृत्ति है वीर रस के साथ साथ श्रृंगार का वर्णन। पांचवी काव्य प्रवृत्ति
संदिग्ध रचनाओं का प्राचुर्य। छठी काव्य प्रवृत्ति ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल की सातवीं काव्य प्रवृत्ति युद्धों का यथार्थ वर्णन। आठवीं काव्य प्रवृत्ति रासो ग्रंथों का निर्माण। नवीं काव्य प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। 10वीं काव्य प्रवृत्ति डिंगल एवं पिंगल भाषा। 11वीं जनजीवन से संपर्क का अभाव। 12वीं काव्य प्रवृत्ति है विविध छंदों का प्रयोग। और अगली काव्य प्रवृत्ति है प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य। इस तरह हमने आदिकाल की मुख्य काव्य प्रवृत्तियों को देखा। मुझे विश्वास है कि आप थोड़ी बहुत इसकी जानकारी आपको मिल गई, जिससे आपको आदिकाल की मुख्य काव्य प्रवृत्तियों को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।